अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एटी लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड स्कैटरिंग। इसके अंदर हम देखेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग के अंदर फार्मूला रिलेशन कैसे डिराइव होता है, वो डिराइव करेंगे। इम्पैक्ट पैरामीटर निकालेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है वो बताएंगे। तो देखें, लेट एन एटम विद न्यूक्लियस जेड, ये एटम है, इसका न्यूक्लियस जेड है। न्यूक्लियस हैज़ पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, हमें वैसे पता है चार्ज पॉजिटिव होता है। वी बम्बार्ड मैनी अल्फा पार्टिकल ऑन एटम, इस पे अल्फा पार्टिकल की इस पे अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करवाएंगे। सम अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट, ये हम पढ़ चुके हैं। कुछ ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट जाएंगे। सम अल्फा पार्टिकल डेविएट, कुछ डेविएट होंगे। लेट ओनली वन अल्फा पार्टिकल, हम सिर्फ एक को कंसिडर कर रहे हैं। when it reach t it reach to the atom it deviates, ये deviates होगा because nucleus has positive charge। जाहिर है अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को, यानी कि वो इस पे फोर्स लगाएगा, न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा। इट एक्सर्ट फोर्स नॉन एज कूलम फोर्स, वो जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का नाम है कूलम फोर्स। एंड इट्स वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई 2E/r²। 2 इस पे चार्ज होता है, हीलियम पे 2 चार्ज होता है, हीलियम का वैलेंसी है +2, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो हीलियम के जो न्यूक्लियस होते हैं वो अल्फ़ा पार्टिकल कहलाते हैं। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकाल दें तो फिर जो के जी बाकी जो न्यूक्लियस बचता है वो होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स। आगे हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल व्हेन इट स्टार्ट टू डेविएट। ये वो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के दरमियान जहाँ से वो डेविएशन शुरू होती है, या फिर ये समझ लें कि जहाँ पे वो रेडियस, जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होती है, डेविएशन होती है, उस रेडियस को हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें इसमें ये वो रेडियस है, ये यहाँ से डिफ्लेक्शन शुरू हो रही है, ये एटम है, ये इसका, इस एटम का समझें कि ये न्यूक्लियस है, तो ये यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ से डेविएशन शुरू हुई, तो ये डेविएशन न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हो रही है, इसको बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसी को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। व्हेन अल्फा पार्टिकल स्टार्ट्स टू डेविएट, स्टार्ट डिस्टेंस फ्रॉम when alpha particles start to deviate, distance from the point to nucleus and it is represented by b। तो इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये वही लिखा है। when alpha particles start to deviate, यहाँ कॉमा लगा दें और ये फिर काट दें आप, नहीं है ये डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू न्यूक्लियस एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय बी। ये समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। हमने कई दफ़ा सुना है इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर वो डिस्टेंस होता है, वो रेडियस होता है जहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन हो रही होती है, डिफ्लेक्शन हो रही होती है। स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, वो एंगल जिससे एंगल जिससे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है उस एंगल को स्कैटरिंग एंगल कहेंगे। द एंगल फ्रॉम वेयर अल्फा पार्टिकल स्टार्ट स्कैटरिंग इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल, उस एंगल को स्कैटरिंग एंगल कहेंगे जिससे स्कैटरिंग शुरू हो रही है। लेट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज p1। अब अब हम इसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं। इनिशियल मोमेंटम p1 है, फाइनल मोमेंटम p2 होगा। मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, उसका अंदर वेक्टर सम निकालेंगे हम। तो ये देखें मैंने निकाला हुआ वेक्टर सम कैसे निकलता है। तो ये इनिशियल मोमेंटम p1, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये p इनिशियल मोमेंटम है और ये p2 उसका फाइनल, ये डेविएशन है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ये इसका इनिशियल मोमेंटम था, जहाँ डिवीजन शुरू हुई इसका फाइनल मोमेंटम है। इन दोनों का सम अगर करना है तो ये पी को उठा के अगर यहाँ पे ले आए, इस साइड पे बिल्कुल इसी को उठा के इस पे ले आए यहाँ पे, तो ये इसका ये हेड टू टेल रूल से इसको प्लस करें तो ये डेल्टा पी बन जाएगा। तो ये नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है।
ये क्लॉकवाइज है इस तरह, और ये उधर से है ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2। डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P1 माइनस P2। P1 एंड P2 आर अपोजिट इन डायरेक्शन बिटवीन P1 बिकॉज P1 क्लॉकवाइज एंड P2 इज नॉट। क्लियर, ये समझ आ गया, क्योंकि वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन उसकी अपोजिट है। कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड और या सेंट्रल फोर्स। कूलम फोर्स जो हमें पता है ये कंजर्वेटिव होती है, इसको सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हैं। इट्स मोमेंटम इज एंड के इज कंजर्व। तो डेल्टा पी P1 इक्वल टू P2 इज इक्वल टू MV। पी मोमेंटम होता है, P1 और P2 दोनों कंजर्व जो हुआ फिर दोनों बराबर होंगे। उनका आंसर यानी कि ये उसको वो कंजर्व रहेगा। MV, M इज मास ऑफ अल्फा, यानी कि ये नहीं कह सकते हम कि P1 P2 के इक्वल है, यानी कि वो कंजर्व होंगे। लास्ट में वो जो है ना कॉन्स्टेंट ही रहेगा, P1 इज इक्वल टू P4, MV ही रहेगा लास्ट में। M इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड V वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो डेल्टा P का कैसे निकलेगा, डेल्टा P वो जो वैल्यू हमने निकाली है उन दोनों का स्केयर ले लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, इसका स्केयर और अंडर रूट लेंगे, स्केयर लेंगे फिर साथ अंडर रूट ले लेंगे, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड निकल आएगी। तो ये P1 स्केयर माइनस प्लस P2 स्केयर प्लस माइनस 2 P1 P2, इनके दरमियान में थीटा क्या है, कॉस थीटा है। P1 और P2 के दरमियान का कौन सा थीटा है, ये कॉस थीटा है। तो फिर कैसे निकलेगा, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 स्केयर प्लस P2 स्केयर माइनस 2 P1 P2, ये फार्मूला है A प्लस A माइनस B का होल स्केयर, ये साथ में उनका एंगल क्या है, कॉस ऑफ थीटा। तो P1 P2 इक्वल है, इसको सिर्फ P कह दें, ये भी P है, ये भी P है, और ये भी P है, और ये भी P है। तो ये P का स्केयर प्लस P का स्केयर माइनस 2P स्केयर, तो यहाँ से P स्केयर फिर कॉमन आ जाएगा, फिर वो स्केयर रूट से भी बाहर निकल आ सकता है क्योंकि स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी। P स्केयर प्लस P स्केयर प्लस माइनस 2P स्केयर, तो ये देखें P स्केयर प्लस P स्केयर माइनस 2P स्केयर, तो ये P स्केयर इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा। तो ये P स्केयर प्लस P स्केयर माइनस 2P स्केयर, तो ये 2P स्केयर में से 1P स्केयर माइनस भी हो सकता है, लेकिन ये दूसरे तरीके से मेथड किया हुआ है। P स्केयर कॉमन ले लिया पहले, तो ये 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू ये हो गया, तो ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से फिर क्या 2 कॉमन आ जाएगा, ये P स्केयर तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, फिर 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें पता है 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, हमने क्योंकि इसका स्केयर रूट निकालना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2, ये पुट करेंगे जब इससे, तो ये 2 और ये 2 2 टू द 4 हो गया, तो साइन स्केयर है 4 की स्केयर रूट 2 निकलेगी, 2P पहले बाहर है, तो इसकी स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, साइन थीटा बाई 2, P की वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा 2MV साइन थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। ये समझ आ गया, ये सब कुछ हमने कहाँ से निकाला है, डेल्टा P से, ये सारा कुछ हमने निकाला है किससे, डेल्टा P से। डेल्टा P क्या था, P1 माइनस P2 का होल स्केयर, वहाँ से निकाल, डेल्टा P क्या था, P1 माइनस P2, वहाँ उसका स्केयर और अंडर रूट लिए, उसकी मैग्नीट्यूड लिए, तो ये सारा कुछ निकल आया। डेल्टा P इक्वल टू 2MV साइन थीटा बाई 2, यानी कि याद करने का मेथड होता है कि पहले हमने करना क्या है, ये कुछ पॉइंट्स माइंड में हो तो हम बिल्कुल आसानी से उसको हल कर सकते हैं। ये पहली इक्वेशन हमने निकालनी है, उसके लिए किसके लिए निकालनी है, कैसे निकालनी है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम से निकालनी है पहली इक्वेशन। क्लियर हो गया। तो अब सेकंड, जब हमने इसमें से सेकंड स्टेप करना है, उसमें क्या करना है, हमने इम्पल्स निकालना है, क्योंकि मोमेंटम है, तो मोमेंटम का हमने पहले चेंज से निकाला है, अब इम्पल्स, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको पता है इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है, तो वहाँ से टी डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इम्पल्स का फार्मूला है, डेल्टा P इक्वल टू F इंटू डी, ये भी हम P ही निकाल रहे हैं, डेल्टा P वो भी डेल्टा P ही था, इसको हम इम्पल्स के मेथड से कर रहे हैं। तो इसमें द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम देखें, ये इस साइड पे ये चेंज इन मोमेंटम है, अगर वो फिगर देखें, आप देखें
ये P1 था, ये P2 था, ये चेंजिंग मोमेंटम था, इस साइड पे उसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, ये चेंजिंग मोमेंटम है। तो इस साइड पे ये एंगल थीटा था, इस साइड पे एंगल क्या था, थीटा था। तो जो इसका इस साइड से एंगल बन रहा है उसको फाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये फोर्स की डायरेक्शन है। फोर्स के इधर इस साइड पे जो एंगल है P2 का, P1 यानी कि P2 का जो एंगल है, जो स्कैटरिंग एंगल है, उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जो फोर्स के साथ जो एंगल बना रही है वो फाई है। जो इसका इसके ऊपर ये चेंज इन मोमेंटम के ऊपर जो एंगल बना रहे हैं वो कितना है, फाई से उसको रिप्रेजेंट हमने खुद किया, रिप्रेजेंट फाई से, क्योंकि वो थीटा तो आ चुका है, इसलिए इसको फाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये फोर्स है, अगर ये चेंज इन मोमेंटम है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर अगर ड्रा करें तो ये इसका कॉज कंपोनेंट बनेगा, कॉज कंपोनेंट। तो ये होगा एफ कॉज ऑफ फाई, ये क्या बन जाएगा, एफ कॉज ऑफ फाई। ये हम यूज़ करेंगे आगे। तो द फोर्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम डी पी इज एफ कॉज ऑफ फाई। देखिए ना, ये फोर्स का जो कंपोनेंट बनेगा एफ कॉज ऑफ फाई बनेगा, इसके ऊपर ड्रा किया, ये एफ कॉज ऑफ फाई, ये 90 के एंगल से ड्रा किया, ये 90 का एंगल है, तो ये नीचे जो बेस जो उसकी होगी वो कॉज होती है, कॉज ऑफ फाई। तो एफ कॉज ऑफ फाई डी थीटा, एफ की जगह पे पुट किया, इसकी जगह पे एफ कॉज ऑफ फाई डी थीटा। अब हमने इसमें से एक एंगल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, वो ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे आप ये फाइंड करेंगे कि इसके ऊपर, वैसे तो ये फाइंड करना मुश्किल है क्योंकि ये टोटल तो थीटा है, हमें ये और ना हमें दूसरे एंगल्स का पता है। हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर लें, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। तो यानी कि हमने ये वाला एंगल भी फाइंड करना है, ये साइड वाला, ये वाला एंगल, ये तो फाई था, ये थीटा था, अब ये वाला एंगल भी फाइंड करना है हमने। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो परपेंडिकुलर आपको पता है 90 होता है, और ये जो एंगल टोटल थीटा था, थीटा ये वाला एंगल टोटल एंगल थीटा था, ये इस साइड पे उठा के ले जाए इधर ऐसे, तो ये एंगल थीटा था, तो आधा कितना हो जाएगा, हाफ एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल हैं तो उन सब का जो सम होता है वो 180 होता है। तो क्या होगा, ये एंगल निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 90, ये एंगल निकालना है, तो 90 माइनस थीटा बाई 2 करेंगे तो ये वाला एंगल निकल आएगा। 90 माइनस थीटा बाई 2 करेंगे तो, क्योंकि 90 तो ये आ गया तो बाकी 90 रह गया, टोटल ये दोनों 90 हैं। ये बात समझ आती है, क्लियर होती है। सम ऑफ ट्रायंगल्स एंगल इज़ 180, एक तो 90 चला गया, बाकी रह गया 90, ये दोनों 90 के हैं। अब तो एक थीटा बाई 2 हो गया, तो 90 में से थीटा बाई 2 निकल जाएगा, बाकी रहेगा वो एंगल। तो ये एंगल है 90 माइनस थीटा बाई 2, यानी कि इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो पाई माइनस थीटा बाई 2, ये बनेगा एंगल पाई माइनस थीटा बाई 2। ये यहाँ से क्लियर अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा भी मैं बता सकता हूँ। ये एंगल फाइंड करने का मेथड, कि परपेंडिकुलर ड्रा करें, उसमें से एक तो 90 चला गया, बाकी तो एंगल 90 के हैं, तो एक का पता है हमें थीटा बाई 2, तो उसको 90 में से हम माइनस कर देंगे। ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम द DP एंड देन थीटा विल बिकम हाफ एंड ड्यू टू द परपेंडिकुलर एंगल 90, सो थर्ड एंगल ऑफ द क्या बनेगा फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये जो मैंने आपको बताया है यही वही उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, पाई माइनस थीटा बाई 2। क्लियर हो गया ये। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दें डेल्टा पी को एफ कॉज ऑफ फाई थीटा से, क्योंकि एफ कॉज ऑफ फाई डी टी से, क्योंकि ये माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से लेके पाई थीटा बाई 2 तक जाएगा, तो इसके इंटीग्रेशन की ये लिमिट लगा दें। तो इसकी ये एफ जो है ना वो कॉज ऑफ फाई डी टी, इसकी इंटीग्रेशन कैसे आएगी कि साइन की इंटीग्रेशन आएगी सिर्फ। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो हमने लिया है पेज 3 से। ये हम पहले यानी कि जो हमने डेल्टा पी निकाला था P1 माइनस P2, उसके स्क्वायर रूट और अंडर रूट और उसकी मैग्नीट्यूड निकाली थी, ये वो है MV। ये हमने पुट करनी है ये वैल्यू, ये 1 है, ये 2, इन दोनों को कंपेयर करें अगर, तो ये साइड पे लेफ्ट साइड पे लिख लें, ये राइट पे लिख लें, तो ये आ गया ये। अब F की जगह पे कूलम फोर्स जो हमने निकाली थी वो पुट करनी है, ये 2 साइन थीटा बाई 2 MV, ये वो वाला जो हमने पहले निकाला था। ये इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन सिर्फ एंगल की ही होनी है, इसी की होनी है। तो करना क्या है कि आपने माइनस पाई थीटा बाई 2 से लेकर पहले वैल्यू पुट कर लें, फिर इंटीग्रेशन करें। 1/, ये फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई 2e और आर के, ये एफ की वैल्यू पुट की है कॉज ऑफ फाई डी टी। तो डी टी के लिहाज से कॉज ऑफ फाई की आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें चाहिए डी फाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से अपनी तरफ से डी फाई से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डी फाई से डिवाइड भी कर देंगे, ताकि हमारे पास डी फाई आ जाए किसी तरीके से डी फाई। तो क्या होगा फिर, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डी फाई से डिवाइड कर लिया तो क्या निकल आया, ये डी फाई आ जाएगा। तो अब क्या होगा, ये डी टी ओवर डी फाई, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, ये डी फाई वो वाला जो बच जाएगा, और ये डी टी ओवर डी फाई हम ये पीछे एंगुलर मोमेंटम से निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम से पता है, ये बाकी सारा वही है, देखें 2mv साइन थीटा बाई 2 माइनस पाई थीटा ओवर 2 से लेके पाई थीटा ओवर 2 तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z स्केयर और आर स्केयर, ये देखिए बिल्कुल वही चल रहा है कॉज ऑफ फाई। इसमें ही चेंजिंग आ गई है, डी टी ओवर डी फाई कर दिया मैंने, और ये डी थीटा डी फाई अलग, जो दो डी फाई थे ना, एक इसके नीचे कर दिया और एक अलग। अब डी टी ओवर डी फाई की वैल्यू हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम से। तो एंगुलर मोमेंटम हमें पता है, ये होता है एम ओमेगा आर स्केयर इक्वल टू, ये एंगुलर मोमेंटम है, और इसको अगर दूसरे में फॉर्म में ले जाए तो एम वी बी। ये दोनों कैसे बराबर हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे बराबर है। असल में ये जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। मैं दूसरे कलर से अगर आपको लिख दूँ तो फिर ये आपको सही समझ आएगा कि देखें मोमेंटम क्या होता है, जो सिंपल मोमेंटम होता है वो होता है एम वी, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ये सिंपल मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। अब v की वैल्यू हमें पता है, v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर ये मैं पुट कर दूँ इसमें तो क्या बन जाएगा, ये एम v की जगह आएगा आर ओमेगा, और ये साथ में एक ये आर, ये समझ आ गया। तो ये बन जाएगा एम आर स्केयर या एम आर ओमेगा आर स्केयर। तो ये वहाँ से ये रिलेशन है, सिंपल मोमेंटम एम वी, सिंपल मोमेंटम एम वी। एंगुलर मोमेंटम के लिए ये सिंपल मोमेंटम था एम वी, एंगुलर के लिए साथ में उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कराते होते हैं, और v की वैल्यू v इज इक्वल टू आर मेगा हमें पता ही होता है। ये पुट किया तो ये बन जाएगा एम आर मेगा इंटू आर ये वाला, तो एम आर स्केयर मेगा हो गया। ये तो लेफ्ट साइड का आंसर है। अब राइट पे कैसे आया, राइट में हमने यहाँ पे जो बाकी वही है, सिंपल मोमेंटम एम वी फिजिकल टू एम वी, और यहाँ पे आर की जगह पे इम्पैक्ट पैरामीटर क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस जो इफेक्टिव एरिया का वो क्या है, वो बी है, तो एम वी बी हो गया फिर। तो वही है, दोनों साइडें बिल्कुल सेम है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है और ये भी एंगुलर मोमेंटम है। अब ये स्टेप क्लियर हुआ, ये दोनों कांस्टेंट है क्योंकि मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। मोमेंटम क्या है, वो कंजर्व है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ से आप निकालें डब्ल्यू, कैसे निकलेगा, एम से एम कैंसिल, एम से एम कैंसिल। ये सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं, किस लिए, टू गेट डी टी ओवर डी फाई, डी टी ओवर डी फाई की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू पहले ओमेगा निकालें, ओमेगा होता है डी टी ओवर डी फाई, ओमेगा क्या होता है डी टी ओवर डी फाई। इधर यहाँ पे पुट करके आप निकाल सकते हैं, ये ओमेगा की जगह यहाँ क्या पुट कर दें आप, डी टी ओवर डी फाई। तो पुट करें तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा निकाला, एम कैंसिल हो गया, बाकी आर स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, वी बी ओवर आर स्केयर, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी टी ओवर डी फाई ओवर डी टी। तो ये इसकी जब इक्वल हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी आई, वी बी ओवर आर स्केयर, ये वहाँ पुट करना है हमने, यहाँ पे डी टी ओवर डी फाई की जगह पे यहाँ पुट करना है, डी टी ओवर डी फाई की जगह पे क्या पुट करना है, वी बी, ये उस वहाँ पे है डी टी ओवर डी फाई, हमने क्या निकाला है डी फाई ओवर डी टी, उसको उल्टा कर दें फिर और क्या, यानी कि आर स्केयर ऊपर आ जाएगा, वी बी नीचे आ जाएगा, आर स्केयर ओवर वी बी यहाँ पुट कर दें आप, आर स्केयर ओवर वी बी साथ डी फाई पुट करें। नेक्स्ट हम करते हैं इसको, फिर इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाए सारे, ये एम वी आर साइन, ये भी कांस्टेंट है, साइन थीटा बाई 2 ओवर 1
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2z² r², ये सारे इसमें से कुछ कटिंग होती है जो कटिंग कर दें। ये v² / vb, r² और vb, ये भी कांस्टेंट ही है, इसको भी बाहर लेके आना पड़ेगा। तो रह गया ओनली क्या, cos ऑफ फाई डी फाई, ये मैंने आपको बताया था इसकी इंटीग्रेशन कर दें शुरू में, लेकिन वहाँ डी फाई हमारे पास मौजूद नहीं था, डी टी था। अब हमने सारा कुछ ये प्रोसेस किया, किस लिए किया, डी फाई लाने के लिए। डी फाई से मल्टीप्लाई भी कराया था, डी फाई से डिवाइड भी किया था, फिर डी टी और डी फाई और डी टी एक्स्ट्रा आ गया था, उसको डी टी और डी फाई उसको ख़त्म करने के लिए हमने कहाँ से लिया, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फिर हमने इफेक्टिव एरिया वाला भी लिया, इम्पैक्ट पैरामीटर वाला भी लिया, एम वी बी, और दूसरी तरफ से हमने क्या लिया, एम आर² ओमेगा, वो लिया। वहाँ से हमने डी ओमेगा की वैल्यू क्या है, d5/dt, वहाँ से हमने पुट की। फिर ये समझ आ गया होगा सारा। अब ये भी बाहर निकाल के ना इसको भी कटिंग वगैरह करते हैं। अंदर क्या रहेगा, ये इसको दूसरी साइड पे ही ले जाएं, इधर ये इधर जो मल्टीप्लाई था वो इधर आके डिवाइड हो गया, जो इधर डिवाइड था उधर मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इसकी तो इंटीग्रेशन होनी नहीं है। इसको दूसरी साइड पे ले गए हम, इक्वल की दूसरी साइड पे, तो ये रह गया ओनली, इसकी हम कर देंगे भाई इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, कॉज ऑफ फाई की क्या होती है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉज की क्या होती है, साइन होती है। कॉज की इंटीग्रेशन साइन होगी, कहाँ से लेके कहाँ तक, माइनस इंटू पाई माइनस थीटा/2 से लेके पाई-θ/2 तक, ये इंटीग्रेशन, ये मैंने लिमिट पहले लगाई हुई है। तो जब ये ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ फाई की जगह पे आएगा पाई-θ/2, तो दरम्यान में माइनस होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर साइन ऑफ पाई-θ/2। तो ये वन दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 साइन ऑफ पाई-θ/2। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से खोलें तो ये पाई/2 - θ/2 है, तो ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा से खोलेंगे तो ये बन जाएगा 2 ये वाला कॉस ऑफ θ/2 बच जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, और कॉस बच जाएगा, कॉस θ/2 बच जाएगा। क्लियर है, ये समझ आ गया। इस साइड पे तो सारा वही है, इसमें कुछ कटिंग हो रही है, r² से r² कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, 2m v साइन ऑफ θ/2 vb ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z² रह गया। ये देखिए, बाकी ये रह गया। इसको मज़ीद हम हल कर लेते हैं आगे, इसको मज़ीद क्या थोड़ा सा और क्या आएगा, इसमें से देखें कि ये साइन थीटा, ये θ/2 आ चुका है ना, तो ये साइन θ/2 अगर मैं मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आऊँ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी सारा रिलेशन इधर ही रहेगा। बाकी m क्या रह जाएगा, ये v² हो जाएगा, v और v² m v², 2 से 2 को कैंसिल कर दिया है, या ये इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें, बात एक ही है, तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा m v², ये m v², नीचे क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था 2z², बाकी सारा वही है नीचे वाला, सिर्फ ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड हो गया, और साथ में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हो गया, ये इक्वल टू क्या होता है, कॉट θ/2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। इसको मज़ीद भी हम हल कर सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, 2 × 2 = 2, 2 × 4, ये पाई, ये क्या होगा, ये कॉट θ/2, ये पाई जो है ना वो पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिवाइड हो रहा है, डबल फ्रैक्शन में है, 2 भी नीचे है, फिर ये ऊपर चला जाएगा। वहाँ से b निकाल लें, b कैसे निकलेगा, ये b इस रिलेशन में देखें अगर, तो यहाँ पे b मल्टीप्लाई था, इसको इधर ही रखें, बाकी जितनी वैल्यूज उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पहले डिवाइड है, इसको तो ऊपर ही लेके आना पड़ेगा। ये यहाँ पे समझें कि ये नीचे ये पूरा फुल डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। ये 2z² डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये m और v² मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो b क्या निकलेगा, b जो निकलेगा यहाँ पे, b इक्वल टू है 2z² mv² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉट ऑफ थीटा। ये क्लियर हो गया, समझ आ गया, जो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई थे वो डिवाइड हो गए, जो मल्टीवाइड थे वो मल्टीप्लाई हो गए। अब हमने करना क्या है कि इसको काइनेटिक एनर्जी में, ये mv² हमारे पास मौजूद है, इसको अगर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करा दें, 2 से डिवाइड भी करा दें, ये देखें 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये 2 को अगर अलग करूँ मैं, ये इस 2 को ये इस 4 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 4 8 हो जाएगा, 8, और ये हाफ mv², इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, t पुट कर दूंगा, t इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, के ई भी पुट कर सकते हैं, टी भी कर सकते हैं, तो टी कर दिया मैंने, तो ये बन जाएगा
हाँ इसकी अगर टी पुट कर दिया तो 2z² टी, ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप कैंसिलिंग कर रहे हैं। उसको पहले भी कर सकते थे कैंसिल 2 4 दैट, या इसको इस 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते थे। 4 ही बचाना था ना, इसको 2 से कैंसिल कर देते तो 1/, ये हाफ की टी आ जाता तो 4 वैसे ही बच जाता। तो बजाय इसको आप इसको ज़्यादा, इसको पहले से मल्टीप्लाई कराएं, फिर ये टी पुट करें, फिर काटें, तो इसको इसी से अभी कैंसिल करके तो ये बना सकते हैं। क्या बन जाएगा 2z²/4, 2 कैंसिल हो गया तो z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी कॉट ऑफ थीटा बाई 2। ये है इम्पैक्ट पैरामीटर बी। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर का पूछें तो ये बी निकाल सकते हैं हम इस तरीके से। तो डियर व्यूवर्स, लेक्चर काफ़ी लेंथी है, तो इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई तो पूछ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पेपर के एग्जामिनेशन के लिहाज से, इसको लाजमी तैयार करें। और इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके लाजमी पूछें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।